नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पर। तो चलिएगा हम इंडिया जीके की शुरुआत करेंगे और इंडिया जीके के अंदर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी के दो प्रकार होते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बेसिक जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है क्या, इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसकी कितनी लिमिट है और हम कहां से लेकर के इसको कहां तक पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, सारी तमाम चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द लिखूंगा मैं जो आपको विजिबल है, जियोग्राफी। सबसे पहले एक शब्द लिखूंगा जियोग्राफी, और ये जियोग्राफी जो शब्द है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में बेसिक जानेंगे कि ये क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, किस भाषा का शब्द है, ये बना कैसे था। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्योग्राफी है ये टोटली समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको हम समझ के चलेंगे। तो भूगोल है जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये आपको याद रखना है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, तो ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। और अगर यूनानी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो यूनानी भाषा है वो यूनान देश की आम भाषा है। कहाँ की ये भाषा है, ये यूनान देश के अंदर बोली जाने वाली आम भाषा है। यूनान देश के अंदर बोले जाने वाली आपकी आम भाषा है। और यहीं से हम पढ़ेंगे कि इस यूनान देश की जो राजधानी रहने वाली है, जो कैपिटल है, वो रहेगी एथेंस, जिसका नाम क्या है, एथेंस है। और इसी एथेंस के बारे में मैं आपको दो चार बातें और बताऊंगा, क्योंकि इसी एथेंस से आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है। पहले नंबर पर आपको याद रखना है, इसी एथेंस से 1896 के अंदर, 1896 के अंदर आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल यहां से शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू, तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर कि मॉडर्न ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, तो मॉडर्न ओलंपिक खेल हुए थे 1896 के अंदर शुरू। दूसरी बात यहां पर आपको क्या याद रखनी है, आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल कब खेलना शुरू किया। तो भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल खेलना सन 1900 में खेलना शुरू किया था। ओलंपिक खेल सन 1900 के अंदर शुरू किया था। कब, सन 1900 में खेलना शुरू, क्योंकि ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार होते हैं। तो भारत जब सबसे पहले 1896 के अंदर ये गेम खेले गए थे, उस समय भारत नहीं था। और भारत मैदान में कब उतरता है, भारत मैदान में उतरा था जब दूसरी बार हुए थे। तो यहाँ पर एक बात और इससे मिलती जुलती आपको याद रखनी है, आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब खेले गए थे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओलंपिक खेल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व के अंदर, BC बिफोर क्राइस्ट, 776 ईसा पूर्व में एक देश, ओलंपिया देश में खेले गए थे। आप कहोगे यहां तो हम कंफ्यूजिंग हो गए, आपने दो बात बोल दी। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाओगे। तो देखो, आपसे क्वेश्चन ये पुट करे एग्जामिनर कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, तो आपको याद रखना 776 ईसा पूर्व के अंदर देश ओलंपिया में। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका एथेंस आंसर रहेगा और 1896 आपकी क्या रहेगी, तारीख रहेगी। और अगर आपसे पूछे कि भारत ने खेलना कब शुरू किया था ओलंपिक खेल, तो आधुनिक ओलंपिक खेल भारत ने खेलना शुरू किया था, इसकी बात करते तो सन 1900 के अंदर। और सन 1900 के अंदर जब सबसे पहले खेलना शुरू किया था भारत ने, तो पहली बार भाग लिया था, यानी कि 1896 में भारत नहीं था। दूसरी बार जब गेम हुए
क्योंकि ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार होते हैं, तो जब दूसरी बार हुए तो भारत मैदान में कूदा था। तो ये बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं और तमाम बातों के बारे में हम जानते हैं, तो आपका जो ज्योग्राफी है इनके बारे में कुछ बेसिक बातें और आपको जाननी होगी। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से ये मिलकर के बना हुआ है ये जियोग्राफी। जियो प्लस ग्राफो से, जियो प्लस ग्राफो से मिलके ज्योग्राफी बना है। जियो का मतलब होता है भू, जियो का मतलब क्या होता है? भू। ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। आपने 9वीं 10वीं यानी कि 9th 10th के अंदर आपने ग्राफ पेपर जरूर बनाए होंगे, तो वहां पर आपने किसी ना किसी का वर्णन किया। तो भू आपका होता है भूमि, भू आपका क्या होता है? भूमि होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपको क्या लिखना होगा? वर्णन का मतलब वर्णन ही होता है, तो भूमि का वर्णन करना, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी का अध्ययन कर लेना। एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ ही आपका क्या है? ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी का शब्द ही क्या है? पृथ्वी का क्या करना? वर्णन करना। जो जो चीजें हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रही हैं वो हमारे लिए क्या है? भूगोल है। जैसे हम नदियां देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पर्वत पहाड़ है देख सकते हैं, भूमि को देख सकते हैं, फसलों को देख सकते हैं, पर्वतों को देख सकते हैं, हम ग्लेशियर को देख सकते हैं, नदियों को देख सकते हैं। जो चीज हम नंगी आंखों से विजिबल कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल होता है। एक एक बातें, तमाम चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इस भूगोल के अंदर, तो मान लीजिएगा ये आपकी टोटली पूरी की पूरी अगर हमारी पृथ्वी है, इस तरीके से बनी हुई जो हमें पृथ्वी दिखाई देती है हमारी। अब देखो, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको आप किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से। कौन सी रेखा? 0 डिग्री आपकी रहेगी ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू क्या होता है? भूमि, मध्य का मतलब बीच में, तो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपका क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा ये आपका कहलाएगा उत्तरी अक्षांश, या इसको आप बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? गोले का आधा, पृथ्वी गोला ही, इसको हमने क्या कर दिया? ऊपर वाला हिस्सा बांट दिया तो गोलार्ध हुआ। इसके नीचे वाला हिस्सा जो क्या कहलाएगा? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। गोलार्ध का मतलब गोला, दक्षिणी गोलार्ध इसको हम बोल देंगे। ठीक है, ये हमने डिवीजन कर दिया, विभाजन कर दिया। और हम कहाँ बैठे हैं सभी के सभी? हम बैठे हैं इस भूमध्य रेखा के उत्तर के अंदर। हम यहाँ बैठे हैं सभी के सभी, आप भी यहीं बैठे हैं। तो यहीं पर बैठे बैठे हम किसके बारे में वर्णन करेंगे? पृथ्वी के ऊपर जो चीज हमें दिखाई दे रही है। आप कहोगे हमें तो छत दिखाई दे रही है। नहीं, छत से बाहर निकलो जरा। छत से बाहर निकले तो हमें क्या दिखाई दिया? वायुमंडल। तो हम यहीं पर बैठे बैठे किसका वर्णन करेंगे? वायुमंडल का वर्णन करेंगे। और हम यहीं पर बैठे बैठे किसके बारे में वर्णन करेंगे? भूगर्भ के बारे में वर्णन करेंगे। भूगर्भ का मतलब क्या होता है? भूमि के अंदर जो जो चीजें हैं, यानी कि भूमि के पेट के अंदर जो जो चीजें हैं जो छिपा के रख रखी है। जैसे हम बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इनके बारे में हम वर्णन करेंगे। कहाँ जाकर के करेंगे? पृथ्वी के गर्भ के अंदर जाकर के हम वर्णन करेंगे। और यहीं पर बैठे बैठे ये सारी चीजें हमें पढ़ने। कहने का मतलब आपको वायुमंडल का भी सफर करवाया जाएगा। आपको बैठना यहीं पर है, घुमाया जाएगा आपको टोटली वायुमंडल के अंदर। और यहीं पर बैठे बैठे हम किसके बारे में बात करेंगे? भूगर्भ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये बेसिक सी बात थी। इसके बाद आपको भूगोल की लिखनी है परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करेंगे, भूगोल की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ जियोग्राफी, तो इसकी परिभाषा क्या रहने वाली है? सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है भूगोल और इसकी क्या रहेगी परिभाषा। ठीक है, तो चलिए, तो आप लिखोगे इनकी परिभाषा के अंदर, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें हम मनुष्य
जिसमें हम मनुष्य एवं उसके चारों तरफ के आवरण के बीच, उसके चारों तरफ के आवरण के बीच अंतर प्रकट करने वाले, अंतर प्रकट करने की प्रक्रिया भूगोल कहलाती है। भूगोल कहलाती है। क्या कहलाती है? भूगोल कहलाती है। तो इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा तब जाकर के तुम समझोगे। ये क्या लिखा मैंने कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें हम मनुष्य एवं उसके चारों तरफ के आवरण के बीच अंतर प्रकट करने की प्रक्रिया अपना भूगोल है। देखो समझने वाली बात क्या है कि वैज्ञानिकों ने इसको क्या कर दिया भैया, सिद्ध कर दिया है, तभी इसके बारे में लिखा है विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें हम मनुष्य, हम प्राणी हैं और जो वातावरण, आवरण का मतलब पर्यावरण, वातावरण, उसके बीच अंतर जो प्रकट करने की प्रक्रिया है, जो हमारे बीच और वातावरण के बीच, क्लाइमेट के बीच जो हमें अंतर प्रकट करके दे रही है, वही आपकी क्या है? भूगोल है। देखो हम मनुष्य हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो पर्यावरण है वो प्राकृतिक की देन है, वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो हमारे बीच जो अंतर प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका क्या कहलाती है? भूगोल कहलाती है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा? वो पूछेगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर? फादर ऑफ जियोग्राफी अगर आपसे पूछ लिया जाए, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहने का मतलब भूगोल के पिता, भूगोल के पिता कौन है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हिकेटियस। आप कहोगे कि जी भूगोल का पिता है हिकेटियस। हिकेटियस के अंदर क्या खास बात रही थी जिसके कारण हमने इनको क्या बोला है? फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला है। क्योंकि हिकेटियस के द्वारा लिखी गई एक किताब है, एक बुक लिखी गई थी सबसे पहले इनके द्वारा, और जिस बुक का नाम है जैस पीरियोडस। कौन सी किताब लिखी गई थी? जैस पीरियोडस किताब लिखी गई थी। और जैस पीरियोडस जो किताब है ये आपकी किस भाषा में लिखी गई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो यूनानी भाषा के अंदर ये लिखी गई किताब, इस किताब के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इस किताब के अंदर पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले इस जैस पीरियोडस जो किताब है, जो शब्द लिखा है, इसका अर्थ बता देता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है? पृथ्वी का क्या करना? वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही इस जैस पीरियोडस शब्द का अर्थ है। और पृथ्वी का वर्णन किया गया था हिकेटियस के द्वारा, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पर पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्री का वर्णन किया था। तो यूरोप का वर्णन किया गया था इस किताब के अंदर। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर वर्णन किया गया था एशिया और लीबिया का। किसका वर्णन किया था? एशिया एवं लीबिया का वर्णन किया गया था। किसका वर्णन किया? एशिया और लीबिया का वर्णन किया। आपने यहाँ पर एक बात तो सुनी है, यूरोपियन कंट्रियां भारत में आई थी तो यूरोप का वर्णन कर दिया। ये बात तो आपने देखी हुई लगती है, सुनी हुई लगती है, लेकिन एशिया महाद्वीपों के बारे में भी आपने सुना है। यहाँ पर एक नया शब्द निकल के है लीबिया। तो ये लीबिया क्या है? ये कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अफ्रीका का ही क्या है? पुराना नाम है। अफ्रीका का पुराना नाम है, ओल्ड नेम ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का ये क्या है? पुराना नाम है, ये याद रख लेना। और इन्होंने ये काम किया इसलिए इनको हमने उपाधि कौन सी दी है? फादर ऑफ ज्योग्राफी की उपाधि हमने इनको दी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको कहेगा कि रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी बताओ। कैसा क्वेश्चन है कि रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी,
रियल फादर ऑफ जियोग्राफी, कहने का अभिप्राय क्या हुआ, भूगोल के वास्तविक पिता, भूगोल के वास्तविक पिता कौन है। रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, भूगोल के वास्तविक पिता कौन है। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होगा, नाम आपको रखना होगा, एक विद्वान का नाम हमारे सामने है, इरेटास्थनीज। कौन सा नाम रखना है, इरेटास्थनीज। ये क्या है, भूगोल के वास्तविक पिता है। इनके अंदर क्या खास बात थी कि इनको भूगोल का वास्तविक पिता कहा गया, कोई ना कोई काम जरूर किया हुआ इरेटास्थनीज ने। तो इरेटास्थनीज के द्वारा हम आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो हमने सबसे ऊपर शब्द लिखा था जियोग्राफी, इस ज्योग्राफी शब्द का ये प्रतिपादक माना जाता है, ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादक इनको बोला जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी शब्द को पैदा किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने काम क्या किया था, जियोग्राफी शब्द का पहली बार किताबों के अंदर यूज किया था। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, पहली बार क्या किया था, प्रयोग किया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक खास काम और किया था, वो क्या किया था, पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, रेडियस ऑफ अर्थ है। इन्होंने क्या किया था कि भैया पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल ये आपकी पृथ्वी है, तो ये आपकी पृथ्वी है, तो ये आपका क्या है, सेंटर बिंदु रहेगा। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपकी क्या है, रेडियस है। तो इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या हमें माप के बताई थी, और वो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। और बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा इसको जब सिद्ध किया गया तो पृथ्वी की जो त्रिज्या हमें मिली थी वो 6371 किलोमीटर ही हमें देखने को मिली थी। ये काम इन्होंने किए थे, इराटस्थनीज के द्वारा ये काम किया गया, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, इसीलिए इनको हमने बोला है रियल फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी बताई गई आपको, पृथ्वी की त्रिज्या। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद रखनी है 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। इसी के कारण इसको हमने क्या बोला है, रियल फादर ऑफ जियोग्राफी हमने बोला है। चलिए इसके बाद अगले पेज पर हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, क्या कहेगा, आपको कहेगा कि बताओ फादर ऑफ ग्लोब कौन है, या फादर ऑफ मैप किसे कहते हैं। तो चलेगा सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको एक बात लिखनी होगी यहां पर, फादर ऑफ मैप, फादर ऑफ मैप, मैप का मतलब होता है मानचित्र। कहने का मतलब क्या हुआ, मानचित्र के पिता कौन है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मानचित्र के पिता, फादर ऑफ मैप कौन है, मानचित्र के पिता कौन है। तो मानचित्र के पिता है अनेक्सिमेंडर, एक यूनानी विद्वान अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर ये कौन रहे हैं, ये रहे आपके मानचित्र के पिता। इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने मानचित्र बनाया था, पृथ्वी पर पहला मानचित्र बनाया था, पृथ्वी पर पहला मानचित्र बनाया। उस मानचित्र का जरूर कोई ना कोई आकार जरूर रहा होगा, और पृथ्वी के ऊपर बनाया गया जो पहला मानचित्र था उसका आकार अगर आपसे पूछ लिया जाए, उसकी शेप अगर आपसे पूछ ली जाए, तो उसका जो आकार था वो आयताकार था। कैसा था आकार, आयताकार। आयताकार क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है।
आमने सामने की क्या हो, भुजा बराबर हो, वो हमेशा आपका क्या होता है, आयताकार होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, इन्होंने एक दो बातें और हमें बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि जो पृथ्वी की लंबाई है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से क्या है, अधिक है। जो लेंथ है वो क्या है, अधिक है। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से क्या है, अधिक है। ये बात सबसे पहले हमें इन्होंने बताई थी। और जैसा आपको दिख रहा है कि ये इसकी लंबाई मानी थी, ये चौड़ाई, तो इन्होंने सबसे पहले हमें क्या बताया था कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से क्या है, अधिक है। और एक खास बात और इन्होंने बताई थी, इन्होंने कहा था कि जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के लिए घड़ी का कार्य करता है। इनकी जुबान से सबसे पहले, इनके मुख से ये शब्द निकले थे, सूर्य पृथ्वी के लिए घड़ी का कार्य करता है, घड़ी का कार्य करता है, इन्होंने ये भी कहा था। और आज देख लो ये बात सिद्ध भी है। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो सूर्य को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि समय क्या हुआ है, 2 बजे हैं, 12 बजे हैं, 4 बज चुके हैं, तो वो बिना घड़ी के अंदाजा लगा लेती है। सबसे पहले ये बात किसने बोली थी हमें, ये बात सबसे पहले अनेक्सिमेंडर ने हमें बोली थी। और आज ये बात बिल्कुल सत्य भी है। इसके बाद ये खास बात इन्होंने की थी, ये काम इन्होंने किए थे, ये फेमस हुए थे, इनको हमने क्या बोल दिया, फादर ऑफ मैप बोल दिया हमने, यानी कि ग्लोब का, सॉरी मानचित्र का क्या बोल दिया, पिता बोल दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले पेज के ऊपर अगली बात जो हम लिखेंगे वो आपको नोट डाउन करनी है। आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ ग्लोब कौन है। फादर ऑफ ग्लोब, ग्लोब के बारे में आप सभी जानते हैं। फादर ऑफ ग्लोब कहने का मतलब ग्लोब के पिता। तो ग्लोब के जो पिता रहने वाले हैं वो भी एक विद्वान थे, लेकिन ये विद्वान यूनान के रहने वाले नहीं थे। ये विद्वान कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे आपके जर्मनी के, जर्मनी के रहने वाले विद्वान जिनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम जर्मनी के रहने वाले विद्वान है मार्टिन बेहम। और ये जो मार्टिन बेहम हुए, इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी पर पहला ग्लोब बनाया था। क्या बनाया था, ग्लोब। पृथ्वी पर पहला ग्लोब बनाया था। आपसे पूछा जाए कि कब बनाया था, सन 1492 के अंदर। सन 1492 के अंदर इन्होंने पृथ्वी पर पहला ग्लोब बनाया था। और जब ग्लोब बनाया तो उसके कोई ना कोई आकार जरूर रहा होगा। उसका आकार कैसा था, तो उसका आकार की अगर हम बात करते तो एक सेब के भांति हमें पृथ्वी के ऊपर बना हुआ पहला ग्लोब दिखाई दिया था। सेब का मतलब सेब कैसा होता है, अंदर से भी पिचका हुआ और ऊपर से भी पिचका हुआ। तो हम बात करते हैं सेब के बारे में। तो इस तरीके से हमें जो सेब क्या करती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो इन्होंने पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहले ग्लोब बनाया था वो सेब के भांति था। और इस सेब के अंदर से इन्होंने हमें जानकारी दी थी कि ये जो नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं ये आपके क्या है, ये ध्रुवीय व्यास है। इन्होंने क्या कहा था, ये आपके क्या है, ध्रुव है। तो इन्होंने ध्रुवीय व्यास और इक्वेटर डायमीटर, पोलर डायमीटर के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि जो ध्रुवीय व्यास है वो कितने हैं और विषुवतीय व्यास वो कितना है। तो ये ध्रुव आपके नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट के अंदर ये आपके विषुवत रहेंगे, विषुवतीय व्यास। तो इनके बीच इन्होंने अंतर भी हमें बताया था। इन्होंने कहा था कि जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का। इन्होंने कहा था कि ध्रुवीय व्यास जो पृथ्वी का है वो 12,714 किलोमीटर है। अगर हम इनके बीच अंतर प्रकट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 12,756 माइनस 12,714 दोनों की दोनों किलोमीटर के अंदर है। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से गया 4, ये भी 0 0 0। तो इन्होंने क्या बताया था कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच जो अंतर है पृथ्वी का वो 42 किलोमीटर का अंतर हमें निकाल करके सबसे पहले दिया था। कितना अंतर निकाला था मार्टिन बेहम ने, 42 किलोमीटर का। और ये बात इससे पहले अनेक्सिमेंडर ने क्या कही थी कि पृथ्वी की जो चौड़ाई है वो क्या है,
लंबाई से कम है, यानी कि कहने का मतलब लंबाई अधिक है, तो ये बात, ये लेंथ है, तो ये लेंथ यहाँ पर क्या है भैया 42 किलोमीटर क्या है ज्यादा है। तो ये बात सिद्ध किसने कर दी थी, मार्टिन बेहम ने, और बाद में यही बात वैज्ञानिकों के द्वारा क्या कर दी गई, सिद्ध कर दी गई है। और इसके बाद आपने ये जरूर देखा होगा कि ग्लोब, आज का ग्लोब हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करते हैं तो आज का ग्लोब हमें कैसा दिखाई देता है, तो सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूं। आज के टाइम का ग्लोब हमें इस तरीके का दिखाई देता है। इसके ऊपर दो प्रकार की आपकी रेखाएं होती है, दो प्रकार की आपकी क्या होती है, रेखा होती है, एक लॉन्गिट्यूड और एक लेटीट्यूड। उनके बारे में जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या है। ग्लोब के ऊपर जो इस तरीके की भांति की पड़ी हुई जो रेखाएं होती है, वे आपकी कौन सी रेखाएं हैं, वो होती है आपकी लेटीट्यूड। क्या होती है, इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी विश्व के भूगोल के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपकी लेटीट्यूड रेखाएं हैं, और जो उत्तर से अगर हम बात करते दक्षिण में जो आ रही है, नॉर्थ से साउथ के अंदर जो हमारी रेखाएं आ रही है, वो रेखाएं कौन सी है, वो पोलर डायमीटर है। ग्लोब के अंदर इस तरीके की कुछ रेखाएं आपको हमेशा दिखाई देती है। तो वो क्या है, सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें एक एक चीजें करके पढ़नी पड़ेगी। देखो, ये जो उत्तर से दक्षिण के अंदर ये जो रेखाएं आ रही है, ये आपकी क्या है, पोलर डायमीटर। पोलर का मतलब है पोल के भांति खड़ी हुई ये रेखाएं हैं, ठीक है, पोलर डायमीटर। और लेटीट्यूड क्या होती है, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, वो होती है आपकी लेटीट्यूड। और आपने हमेशा देखा होगा कि ग्लोब के ऊपर आपको हमेशा एक्स वाई जेड लिखा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स वाई जेड सारी चीजें इसके ऊपर है। एक्स का मतलब होता है घंटा, घंटा का मतलब आवर, घंटा, और वाई का मतलब होता है आपका मिनट, जेड का मतलब होता है सेकंड। तो ये किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को अंकित करता है, घंटा, मिनट और सेकंड को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो ग्लोब के ऊपर एक्स वाई जेड जो चीजें लिखी होती है वो घंटा, मिनट और सेकंड होता है हमेशा। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आपको समझ में आया होगा। इस चीज की जरूरत हमें अब नहीं है, कहाँ पड़ेगी भैया, इस चीज की जरूरत हमें पड़ेगी विश्व के भूगोल के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आपको अगली बात लिखनी है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। एक विद्वान का नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर। एक विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान, यूनानी विद्वान थे, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया है, ये क्या होता है। सीधा क्वेश्चन पुट करेगा आपसे कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ये क्या होता है सिद्धांत देना, इसका मतलब ये है कि प्लेटों का आपस में मिलना जुड़ना टकराना, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सभी चीज़ों का आपस में मिलना जुड़ना टकराना, आपस में मतभेद होना, ये क्या होता है, ये होता है भैया विस्थापन का सिद्धांत। और ये सबसे पहले ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने हमें बताई थी। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1920 के अंदर, 1920 से 22 के बीच ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके बाद अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया था, पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटा था। इसने पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटा था। इसने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ दो ही चीजें हैं। तो वो दो चीजें कौन सी बताई थी, जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले नंबर पर इन्होंने बताया था पेंजिया। क्या बताया था, पेंजिया। अब पेंजिया क्या होता है, हमने नाम नहीं सुना। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया था पेंथालासा। पेंथालासा, ये हमने नाम नहीं सुने, क्यों नहीं सुने, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाम हैं, पेंजिया और पेंथालासा, ये दोनों के दोनों नाम आपके यूनानी भाषा के हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं, इसलिए हमने ये नाम नहीं सुने। इनको एक्सप्लेन करते हैं। पेंजिया का मतलब होता है ऑल लैंड। लैंड का मतलब भूमि का हिस्सा, यानी कि जमीनी हिस्सा, जमीनी हिस्सा। और पेंथालासा जो है,
वो आपका होता है ऑल वाटर वाला हिस्सा, ऑल वाटर यानी कि पानी वाला हिस्सा। पानी वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा है। और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है, जो जमीनी हिस्सा वो कितना है, 29% इन्होंने बताया है। कितना बताया, 29%। और जो पानी वाला हिस्सा है वो कितने प्रतिशत है, 100 में से 71%, यानी कि 71%। ये इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के ऊपर दो ही चीजें आपको हमेशा दिखाई देगी, नंबर 1 पर जमीन, जमीन नहीं तो पानी, जमीन, जमीन नहीं तो पानी। अगर आपके पास कोई वस्तु आपकी गायब हो जाती है, अगर गायब होती है वो वस्तु, तो या तो वो जमीन पे मिलेगी या कहाँ मिलेगी, पानी में मिलेगी। अगर वो जमीन पर भी नहीं मिली तो पानी में भी नहीं मिली, तो वो चीज आपके पास थी ही नहीं। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा हमें दिया गया है। इसके बाद अल्फ्रेड वेगनर ने ये बात कहा था कि जो पीने योग्य पानी है हमें वो कितने प्रतिशत लगभग मिलता है, तो 2.6% पेय योग्य पानी है, पीने योग्य पानी है, मीठा पानी है। पीने योग्य पानी कितना है, लगभग 2.6%। तो हम इसको कितने प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3% के अंदर, यानी कि 3% पानी जो वो पीने योग्य है। 3% पानी जो क्या है भैया, वो आपका पीने योग्य पानी है। और इसीलिए आपको कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। इसीलिए आपको कहा जाता है, क्योंकि पानी तो बहुत सारा है, 71% है, लेकिन पीने योग्य नहीं है, मीठा नहीं है, मीठा बहुत कम है। लिमिट ही सोर्सेज हमारे पास मीठे पानी के, अगर पानी नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए आपको सेव वाटर सेव लाइफ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भूगोल के पिता कौन है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर बन जाता है, वर्तमान भूगोल के पिता, वर्तमान भूगोल के पिता की अगर हम बात करते हैं तो दो विद्वानों के आपको नाम याद रखने होंगे। एक नंबर एक बर्लिन होगा और दूसरा हम्बोल्ट। बर्लिन और हम्बोल्ट ये क्या है, वर्तमान भूगोल के आपके पिता हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपको दो बातें लिखने की। आज से अगर हम बात करते हैं, आज से 35,000 वर्ष पूर्व का समय, 35,000 वर्ष पूर्व का जो समय था वो कौन सा था, पूर्व का समय, यानी कि अगर हम बात करते हैं आज से लगभग 35,000 साल पहले का जो समय था वो कौन सा समय था, उसको हम क्या नाम देंगे, तो वो ज्योग्राफी लैंग्वेज के अंदर कार्बोनिफेरस युग था। कौन सा युग था, कार्बोनिफेरस युग। और इस कार्बोनिफेरस युग के अंदर क्या हुआ था, जो आज हम खनिज पदार्थ यूज कर रहे हैं वो जमीन के नीचे धसे थे। तो हम कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ जमीन के नीचे दबे थे। आप कहोगे खनिज पदार्थ जमीन के नीचे कैसे दबते हैं, तो भैया कहने का मतलब जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे या जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र के अंदर मिलती है, तो हम कहें तो पृथ्वी और जो जल है वो एक हो गया था, यानी कि सब कुछ मिक्स हो जाता है, और वो कार्बोनिफेरस युग के अंदर हुआ था। तो और आज उन्हीं चीज़ों के जो धसी थी आज से 35,000 साल पहले जमीन के नीचे, उनका आज हम यूज कर रहे हैं खनिज पदार्थों के रूप में, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, डीजल है, इनका हम यूज करें तो वो आज से 35,000 साल पहले जमीन के नीचे धसे थे। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान युग कौन सा है, तो वर्तमान युग की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान युग कौन सा है, आप कहोगे जी वर्तमान युग तो कलयुग है, तो बिल्कुल भी नहीं। ज्योग्राफी की भाषा के अंदर ऐसे शब्द हम यूज ही नहीं कर सकते। तो वर्तमान का जो युग है वो हिलेशियन युग है। क्या है, हिलेशियन युग। और इस हिलेशियन युग के अंदर क्या होता है, इस हिलेशियन युग के अंदर वर्तमान के अंदर जो चीजें हैं उनका हम उत्पादन करते हैं और इन्हीं का हम क्या कर लेते हैं, यूज। वर्तमान समय में पदार्थों को बनाया एवं यूज किया जाता है, बनाया गया एवं
उनका प्रयोग किया गया, उनका प्रयोग किया गया। ऐसा युग आपका हीलेशियन युग होता है। तो ये हमने क्लास देखी, आपको ज्योग्राफी की बेसिक क्लास मैंने आपको बताई है। एक बार फटाफट से पिछले पेजों पर चलते हैं, तो फटाफट से रिकैप करवा देता हूँ आपको। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू हुए थे, भूगोल से हमने पढ़ना शुरू किया था कि ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा का शब्द मैंने आपको बताया था, यूनान देश की आम भाषा मैंने आपको बताई थी, और यहाँ की जो राजधानी वो एथेंस बताई थी। इसी एथेंस से 1896 के अंदर आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। भारत ने सबसे पहले खेलना ओलंपिक खेल सन 1900 में शुरू किया था। सबसे पहले ओलंपिक खेल कब खेले गए, ऐसा आम क्वेश्चन आपसे पूछे, साधारण क्वेश्चन पूछे, तो 776 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो तारीख घटते क्रम के अंदर चलती थी, उस तारीखों के अंदर देश ओलंपिया में खेले गए थे। इधर मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है भू, ग्राफो का मतलब वर्णन, यानी कि आपने ग्राफ पेपर जो आज तक 9वीं 10वीं 11वीं क्लासों के अंदर किसी ना किसी चीज का वर्णन किया है, इसी तरीके से इस ग्राफो का वर्णन क्या होता है भैया, अध्ययन करना, वर्णन करना। भू होती है आपकी भूमि, तो भूमि का क्या करना, वर्णन करना। मैंने यहाँ पर बताया था कि मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है, आप सभी के सभी, हम सभी कहाँ हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर हैं, नॉर्थ के अंदर बैठे हुए। यहीं पर बैठे बैठे हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर बैठे बैठे भूगर्भ के बारे में पढ़ेंगे, भूमि के गर्भ के अंदर भी जाएंगे और वायुमंडल के अंदर भी घूमेंगे। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, दक्षिण गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी और जो ग्लोब है वो अलग अलग नहीं है। पृथ्वी का दूसरा रूप आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है। इसके बाद देखो अगले पेज पर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद मैंने भूगोल की परिभाषा लिखवाई थी कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय जिसमें मनुष्य एवं उसके चारों तरफ के आवरण के बीच अंतर प्रकट करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, भूगोल कहलाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इसको। और फिर बताया था कि फादर ऑफ ज्योग्राफी को ना, भूगोल के पिता हिकेटियस। इनको क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी किताब, जेस पीरियोडस, जो किस भाषा के अंदर लिखी गई, यूनानी भाषा के अंदर। और जेस पीरियोडस का अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। और इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था दो हिस्सों में, एक यूरोप का वर्णन, दूसरा एशिया में लीबिया का वर्णन। लीबिया क्या है, अफ्रीका का ही पुराना नाम है। इसके बाद दूसरी बात लिखी थी, रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, भूगोल के वास्तविक पिता कौन है, तो इरेटास्थनीज है। इनको हमने क्यों कहा गया वास्तविक पिता, क्योंकि ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादक है, पैदा करने वाले हैं। जो हमने सबसे पहले शब्द लिखा था वो इन्हीं की देन है। और ज्योग्राफी शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया। और रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी, और पृथ्वी की त्रिज्या कितने बताई थी, 6371 किलोमीटर। और आज ये बात विद्वानों ने सिद्ध कर दी, इसलिए उनको हमने क्या मान लिया, भूगोल का वास्तविक पिता। अगले पेज पर हमने देखा था फादर ऑफ मैप, कि मानचित्र के पिता कौन है, अनेक्सिमेंडर। पृथ्वी पर इन्होंने पहला मानचित्र बनाया था जिसका आकार था आयताकार, और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से अधिक है। एक बात और बोली थी, सूर्य पृथ्वी के लिए घड़ी का कार्य करता है। ये एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर ये लाइन लिखी मिली थी सीधे, पीछे भी एग्जाम हुआ था। ये पूछा गया था कि ये शब्द किसके द्वारा कहे गए, तो अनेक्सिमेंडर के द्वारा कहे गए हैं। सूर्य पृथ्वी के लिए घड़ी का काम करता है, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ ग्लोब मैंने आपको बताया था, ग्लोब के पिता जो जर्मनी के रहने वाले मार्टिन बेहम है, उन्होंने पृथ्वी पर पहला ग्लोब बनाया था। और ग्लोब का आकार कैसे था, सेब जैसा। इन्होंने वर्णन किया ध्रुवीय व्यास का और विषुवतीय व्यास, इनके बीच अंतर बताया। आपसे सीधा पूछ लेगा ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,756। और आपसे पूछे विषुवतीय व्यास कितना, 12,756। ध्रुवीय व्यास कितना, 12,714। इनके बीच अंतर कितने किलोमीटर का था, 42 किलोमीटर का। ये इन्होंने अंतर बताया था। और आज हमें जो ग्लोब दिखाई देता है इस तरीके का, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, और ग्लोब के ऊपर XYZ चीजें लिखी मिलती है। X का मतलब घंटा, Y का मतलब मिनट, और Z का मतलब सेकंड होता है। ये बातें मैंने बता दी। इसको हम बेहतरीन तरीके से कहाँ पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। अगली बात जो हमने लिखी थी वो ये बात लिखी थी कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया, जिसमें पृथ्वी के अंदर रहने वाली जो चट्टानें हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चट्टानों का मिलना टूटना, आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मतलब पृथ्वी के नीचे भी प्लेटें हैं जो एक मनुष्य के भांति काम कर रही है। तो ये इन सभी चीजों का वर्णन किसने किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। कब किया था, 1920 से 22 के बीच। और इन्होंने फिर पृथ्वी को दो भागों में बांटा था 1928 के अंदर। एक सिद्धांत और इन्होंने दिया। वो सिद्धांत कौन सा दिया था, वो कहा था पृथ्वी पर दो ही चीजें, एक तो पेंजिया है या पेंथालासा है। पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि पेंजिया होता है आपका ऑल लैंड, यानी कि जमीनी हिस्सा। और आपने आज तक रटा होगा कि जमीनी का जो हिस्सा है, जो सतल हिस्सा है, वो 29% है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये कही गई अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और पेंथालासा होता है ऑल वाटर, यानी कि पानी वाला हिस्सा। और पानी कितने प्रतिशत, 71% है।
और लेकिन पीने योग्य पानी कितना, लगभग 3%, 2.6%। इन्होंने क्या कहा था कि आपके पास अगर कोई चीज़ है वो गायब हो जाती है, या तो वो जल में मिलेगी, जल में नहीं तो वो कहाँ मिलेगी, सतह पर मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिली तो वो चीज़ थी ही नहीं। ये किसका कहना है, ये टिप्पणी किसकी है, ये अल्फ्रेड वेगनर की है। इसके बाद एक बात लिखाई थी कि वर्तमान भूगोल के पिता, दो आपको याद रखने होंगे, बर्लिन और हम्बोल्ट। इसके बाद लास्ट बात हमने इस क्लास के अंदर पढ़ी है कि आज से 35,000 पूर्व यानी कि पहले का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है, कार्बोनिफेरस युग, यानी कि खनिज पदार्थ जिनका आज हम यूज कर रहे हैं वो जमीन के नीचे धसे थे, जिनका आज हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और वर्तमान युग कौन सा है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज के अंदर हिलेशियन युग है। वर्तमान समय में पदार्थों को बनाया भी जाते हैं, उसका हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये क्या था, ज्योग्राफी का बेसिक थ्रू किया था। ना ही हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले हमने शुरू किया है ज्योग्राफी का बेसिक, और बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी जब ही हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एक फादर ऑफ, और आपको याद रखना होगा जो रहेगा फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नाम बता ही देता हूं, आप सोचोगे कि नाम क्या रहेगा उनका, तो जेम्स रेनेल रहेगा। तो चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।